Hello and welcome to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. दिस फर्स्ट आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगेन चाइना ने एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करी है जहाँ पर एक प्रोवोकेशन मूव इसे बोला जा सकता है. रिसेंटली आप देखेंगे तो हुआ क्या है, व्हाट चाइना डिड, चाइना ने रीनेम करने की कोशिश करी है नेम ऑफ 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश अंडर द फिग ऑफ लीव स्टैंडर्डाइजिंग जियोग्राफिकल नेम्स इन जांगनांग, जो कि एक टर्म है जो इन्वेंटेड किया गया था बीजिंग के द्वारा ताकि वो क्लेम कर सके दैट अरुणाचल प्रदेश इज़ साउथ तिब्बत. तो यहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ हैं जो बार बार चाइना करते आ रहा है. सो दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम दैट चाइना इज़ डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटी, नॉट अनोन इन इंडिया इटसेल्फ वी कैन से. तो 2020 से अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो 2020 वो टाइम है जब चाइना गेव नेम टू 80 जियोग्राफिकल फीचर्स. ठीक है, ना अकेले इंडिया में, बट अगर हम बात करें तो जितने भी मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं चाइना के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से, चाहे आप साउथ चाइना सीज़ की बात कर लें, चाइना बार बार इस तरीके की एक्टिविटीज़ करता आ रहा है. नाउ द पॉइंट कम्स कि चाइना भाई ऐसा करता क्यों है. देखिए, चाइना यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता है अपनी सुप्रीमेसी, है ना. कैसे सुप्रीमेसी भाई, आप किसी भी जगह का नाम कब चेंज कर सकते हैं, जब आप उसे ओन करते हैं. सो वॉट चाइना डज ऑल द टाइम कि भाई वो ये दिखाने के लिए कि देखिए ये हमारी टेरिटरी है और इस पर हमारा पूरा का पूरा अधिकार है, दैट इज़ वाई वी आर चेंजिंग इट्स नेम. और इसी वजह से ये लगातार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता रहता है. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम. अगर हम 1983 की कंडीशन देखें, ठीक है, रीड दिस इंटायर पैराग्राफ हेयर. अगर हम 1983 से कंडीशन देखें तो इसने नेम किया है आज की डेट में 287 जोग्राफिकल फीचर्स को साउथ चाइना सी में. और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है सेंग काकू आइलैंड. इसके बारे में एक बार क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है. क्या किया है यहाँ पर इन्होंने, देखिए, इट स्टार्टेड यूजिंग द टर्म ड्यूतोई. ठीक है, द्योतोई टर्म्स का यहाँ पे यूज़ करने लगा चाइना, किसके लिए, जो सेंग काकू आइलैंड्स हैं जापान के इन द ईस्ट चाइना सी 1950s में, उसका यहाँ पर इसने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया. ऑलराइट, अब देखिए चाइना ऐसी स्ट्रैटेजीज़ करते रहता है. क्यों? क्योंकि जो अपनी जो टेरिटरीज़ हैं उनको दिखाने के लिए कि भाई हमारा यहाँ पर क्या है, हिस्टोरिकल क्लेम है, ये हमारी टेरिटरीज़ हैं तो हम इनका नाम चेंज करेंगे. तो जो उसकी 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजीज़ हैं, लाइक प्रोपोगेंडा बढ़ाना, साइकोलॉजिकल और लीगल वॉरफेयर, इन सब को यहाँ पर चाइना यूज़ करता है. यही एक रीज़न भी रहा है. अगर आप देखेंगे तो चाइना ने क्या किया था, चाइना ने जो अपना कोस्ट गार्ड लॉज हैं दैट केम इन टू इफेक्ट ऑन February 1st 2021, इट हैज़ इवन इनैक्टेड दिस न्यू कोस्ट गार्ड लॉ. तो यहाँ पर होने क्या वाला है, ये जितने भी नेसेसरी मेजर हैं इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ फोर्सेस टू सेव गार्ड द सॉवरेनिटी ऑफ द चाइना, दे कैन डू एनीथिंग इन एनी सी. ठीक है, चाइना ने यहाँ तक भी लॉ पास कर दिया है कि जो प्रोटेक्शन है, जो कंट्रीज़ हैं उनके लैंड का जो प्रोटेक्शन है उसे करने के लिए चाइना यहाँ पर लगातार आगे आता रहेगा. अब देखिए इंडिया के साथ चाइना ऐसी हरकत क्यों करता है. देखिए एक पॉइंट समझ लीजिए, चाइना का ऐसा मानना है कि जो यूएसए है ना, ये यूएसए इंडिया को, अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे, आप एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे, तो इंडिया को मानता है यूएसए एक बड़ा पावर. ठीक है, अब चाइना यहाँ पर क्या करता है, ये बार बार इसका नाम चेंज करने लगता है, अलग अलग टेरिटरीज़ को कैप्चर करता है, कभी इंडिया की सीमा में एंटर कर जाता है, कभी इंडिया की सीमा से बाहर आ जाता है, अलग अलग क्षेत्रों की, ये बताने के लिए कि भाई देखिए आप जिस कंट्री को द पावरफुल कंट्री की संज्ञा दे रहे हैं, आप जिसको मान के चल रहे हैं कि भाई ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इट इज़ नॉट दैट पावरफुल. क्योंकि जो कंट्री अपने नाम को यहाँ पर नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है, जिसमें टेरिटरी में हम कभी भी इंसर्जेंसीज कर देते हैं, हम इसके नाम कभी भी चेंज कर देते हैं, ऐसी कंट्री को आप यहाँ पर पावरफुल नहीं बोल सकते. द ओनली होल पावर इन द एशियन रीजन इज़ नन अदर देन बट दी चाइना. सो बेसिकली दिस क्लेम विच डज बाय द चाइना इज़ नथिंग न्यू. इंडियन हिस्ट्री को अगर हम देखने की बात करें तो ये पूरा जो मुद्दा है, जो क्वीन की जो प्रेजेंस है तिब्बत में, वो स्टार्ट हुई थी इमर्जिंग अराउंड 1720 इन द सक्सेशन स्ट्रगल
to the death of the sixth Dalai Lama, which is in 1683 and 1706, and therefore there is absolutely no basis to the Chinese claim on the flimsy ground कि भाई ये तो छठवें दलाई लामा का बर्थ प्लेस है और इसी वजह से हम इसको यहाँ पर कैप्चर करना चाहते हैं। वहीं अगर आप अरुणाचल प्रदेश की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया की जो हिस्ट्री है अरुणाचल प्रदेश के साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, अहोम डायनेस्टी। अहोम राजाओं का यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक रूल रहा है। अगर आप देखेंगे बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं छोटी छोटी यहाँ की, वो अपना कनेक्शन मानती हैं, वो फॉलो करती हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करती हैं। कुछ ट्राइब्स हैं जो वैष्णविज़्म को फॉलो करती हैं, ठीक है। इनफैक्ट महाभारत, रामायण, काल की पुराण की बात कर लीजिए, विष्णु पुराण की बात कर लीजिए, योगिनी पुराण की बात कर लीजिए, कालिदास के रघुवंशम की बात कर लीजिए, इन सभी में रेफरेंसेस मिला है, इंडिकेशन दिया गया है ऑफ द इंक्लूजन ऑफ ऑल दीज ट्राइब्स। इनके जो ट्रेट्स हैं उनके बारे में रेफरेंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम इन जनरल बात करने की भी कोशिश करें तो जो आप इन ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, जैसे मोनपास, ठीक है, आप एक ट्राइब का नाम यहाँ पर याद रख सकते हैं, मोनपास एक ट्राइब हो जाती है, ठीक है। इसी के अलावा आप कुछ ट्राइब्स हो जाती हैं जो कि इससे मिलती जुलती मानी जाती हैं। वहीं बहुत सारी ट्राइब हैं, इन सब का इंडिकेशन यहाँ पर देखने के लिए मिला है, ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें तो देखिए जो बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं जो हमें इन जगह से देखने के लिए मिले हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और इसके आसपास के क्षेत्रों से जो शिवलिंग है ज़ीरो में मिला है, परशुराम कुंड यहाँ से मिला हुआ है, टेम्पल्स रूम्स मलीनाथ के यहाँ से देखने के लिए मिले हैं, जो कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र को कनेक्ट करते हैं परशुराम, रुक्मणी और भीष्मका से और शिशुपाल से, जो कि इंडियन माइथोलॉजी की अगर आप बात करें, हिंदू आर्किटेक्चर की बात करें, हिंदू नॉलेज की बात करें, इन्फ्लुएंस की बात करें, तो वो इस क्षेत्र में बहुत क्लियरली हमें दर्शाता है। अलॉन्ग विद दैट वी शुड ऑल्सो रिमेंबर कि यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं, जैसे मिशमीज, वो अपने आप को कंसीडर करते हैं कि वो डिसेंडेंट हैं जो राजा भीष्मकाज है, जो राजा भीष्मका है उनके ये डिसेंडेंट हैं। कुछ ट्राइब्स हैं जैसे आकाश, ये क्लेम करती हैं कि ये जो भालू का राजा हुआ करते थे उनके डिसेंडेंट्स हैं। वहीं बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं जिसमें सिल्वर कॉइन देखने के लिए मिले हैं। मुस्लिम रूलर्स ऑफ बंगाल जो थे उनका यहाँ पर आना जाना, उसके भी कुछ एविडेंस हमें देखने के लिए मिले हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितना भी आर्किटेक्चर अगर आप यहाँ का देखेंगे, फोर्ट कंस्ट्रक्शन और सारा सब कुछ, दैट इज ऑल्सो फाउंड इन द रामायण, द महाभारत एंड द अर्थशास्त्र, एंड दीज फोर्ट्स वर फ्रंटियर पोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम दैट वॉज प्रिविलेंट इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। सो व्हेन इट कम्स टू इंडिया, अगर हम क्लेम्स की बात करें, हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करें, तो इंडिया हैज़ मच मोर स्ट्रोंगर claims than the China. So what writer is suggesting here, it is just a suggestion, you should also understand that कि सिंस चाइना इज़ डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी, कि वो इंडिया को ये बता पाए या बाकी देश में ये मैसेज पहुंचा सके देश दुनिया में कि नहीं, चाइना सुप्रीम पावर है। नाउ व्हाट इंडिया शुड डू, इंडिया को भी क्या करना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे नेम चेंजिंग पॉलिसीज़ कर देनी चाहिए। जैसे जो चाइना का ऑक्यूपाई अगर आप बात करते हैं अक्साई चिन, तो राइटर बोल रहे हैं ठीक है, व्हाट इंडिया शुड डू, फॉर एग्जाम्पल यू शुड स्टार्ट कॉलिंग इट अक्षय चिन्ह, जिसका मतलब होता है एवर लास्टिंग सिंबल, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम भी उसका नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, विच विल गिव द क्लियर कट इंडिकेशन टू द वर्ल्ड कि येस दिस इज समथिंग, कि इंडिया भी पावरफुल है। बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आगे अगर हम बात करें तो देखिए राइटर्स ने जो बताया है उसके थोड़े से आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें भी समझ लेते हैं। तो आप ये एरियाज़ देख रहे हैं जिन्हें चाइना क्लेम करता है। आपको पता होगा कि ये सारे एरियाज़ की अगर आप बात करेंगे तो चाइना इनके ऊपर क्लेम करता है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चाइना और फिलीपींस को लेकर यहाँ पर विवाद चला, जिसको चाइना ने भाई क्लियरली डिनाई कर दिया, बोल दिया कि हम तो ये बात नहीं मानने वाले, आप कुछ भी बोलते रहिए, बट दिस इज़ आवर टेरिटरी। तो साउथ चाइना सी की भी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे चाइना का जो क्लेम है वो सिर्फ इंडिया में अकेले नहीं है, बल्कि चाइना ऐसे वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन द साउथ चाइना सी, चाइना इस तरीके की हरकतें करता हुआ नज़र आता है। और अभी बिल्कुल आपको रिसेंटली भी याद होगा, इन्होंने बोल दिया कि इंडियन ओशन को इंडियन ओशन नहीं बोलिए, है ना। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी न्यू दैट यू शुड बी अवेयर विद। सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है डीलिंग विद द एक्सट्रीम हीट। राइटर यहाँ पर फिरोज़ वरुण गांधी हैं, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सुल्तानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, और बहुत ही अच्छे एक एनवायरनमेंट के मुद्दे पर इन्होंने आर्टिकल लिखा है जो कि जीएस पेपर 3 से संबंधित है। देखिए व्हाट आर्टिकल इज सेइंग है कि अगर आप बात करेंगे पूरी कंडीशन की देखिए एक हीट जो हमारे यहाँ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका कारण सिर्फ अकेले आप नेचर को नहीं दे सकते, लेकिन मैन मेड ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिसकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम है ये गड़बड़ाया हुआ है। क्यों? आर्टिकल में बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन स्पेशली मेंस और ऐसे राइटिंग के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बात की जा रही है कि अगर आप 1990 से 2019 की कंडीशन देखेंगे तो आप जो समर का टेम्परेचर है वो ऑन एन एवरेज ग्रेजुअली देखिए वो इंक्रीज हो रहा है 0.5 से 0.9, स्पेशली इन द रीजन ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार एंड राजस्थान। ठीक है, ये वो डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में समर्स तो छोड़िए विंटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो चुका है, विच मीन्स कहीं ना कहीं जो वेदर वेरिएबिलिटी है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने एक टर्म के बारे में बात करी है, इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले हम उसे समझ लेते हैं। चलिए, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में इन्होंने बात करी है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये एक तरीके की एक टेम्परेरी कंडीशन है, ठीक है, विच मीन्स जो लोकल और टेम्परेरी फिनोमिना है, जहाँ पर बात की जा रही है कि कुछ सिटीज़ जो होती हैं दे आर एक्सपीरियंस हायर हीट then their surrounding areas, and especially when we are talking about the surrounding area we are talking about the villages। अब इस हीट के बढ़ने के कारण क्या है भाई, पहले तो बिल्डिंग हाउसेज ऑफ सिटी जो कि कंक्रीट के बने होते हैं, और कंक्रीट में बने होने के कारण होता क्या है भाई, ये जो हीट होती है ये इनके अंदर ट्रैप हो पाती है, और जिसकी वजह से ये बहुत ईजीली डिसेपिएट नहीं हो पाती है, और इसी की वजह से यहाँ पर हीट ज़्यादा है। So urban heat island is basically induced due to trapped heat between establishment made up of the concrete, और यहाँ पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन सराउंडिंग एरिया में देखने मिलेगा वो आपको 3 to 5 डिग्री सेल्सियस देखने मिल जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर टॉपिक विथ दिस image also। So when we are talking about the urban heat island effect, so what is happening, one side you are seeing there is buildings, and another side you can see there are rural areas। So what is happening in the urban areas, this is basically made up of the concrete। now what is happening, concrete होने की वजह से यहाँ पर देखिए ग्रासेस भी बहुत कम है। अब जब बारिश होगी तो यहाँ पर ये जो बारिश है वो कम स्टोरेज यहाँ पर हो पाएगी, कंक्रीट ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है कूलिंग की वजह से जो इवेपोरेशन और प्लांट का जो ट्रांसपिरेशन है वो भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा, रिजल्टेड इनटू ये गर्म होने लगेगा। ऑपोजिटली अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें या ऐसे क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है, तो पहले तो जो सरफेस है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो ये जो हीट है ये स्टोर हो गई यहाँ पर। उसके अलावा क्या होने वाला है, रेनफॉल भी यहाँ पर ट्रैप्ड है। अब जब जो कूलिंग होगी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो बहुत आसानी से हो पाएगी, ये यहाँ पर ट्रैप नहीं होने वाली, विच रिजल्टेड इनटू अगर आप अर्बन और रूरल एरिया के बारे में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि देखिए आप इस पूरे क्षेत्र को अगर देखने की कोशिश करेंगे, जो आज की डेट में हमारी सिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से सर्वाइव कर रही हैं, और जहाँ पर आप टेम्परेचर देखेंगे तो थोड़ा बहुत नहीं आपको ये टेम्परेचर जो देखने के लिए मिलेगा ये 4 से 12 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा देखने मिल रहा है कंपैरेटिव टू दी रूरल एरियाज़, जो इनके सराउंडिंग रूरल एरियाज़ हैं। वहीं अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें, दैट हैज़ एग्जैबरेटेड दैट felt temperature with the bulb temperature often rising above 32 degree in many cities। तो अभी आपको मैं बताऊंगी कि ये वेट बल्ब टेम्परेचर कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन उसके पहले इस आर्टिकल को समझ लीजिए। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो वेदर वेरिएबिलिटी के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें देखने मिल जाते हैं। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र की बात करेंगे तो 90%, देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि कैसे इसको इम्पैक्ट करेगा। ये बता रहे हैं आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 90% जो क्यूमेंस हैं,
ठीक है, जैसे आप जीरा भी बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ पर, आपके गुजरात और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में। लेकिन जो रिसेंट वाटर वेदर वेरिएबिलिटी यहाँ पर देखने मिली है, उसने जो मेजॉरिटी क्यूमिन की जो क्रॉप्स हैं जो राजस्थान में हमें देखने मिलती हैं, इनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग इन दी राजस्थान, ड्रॉट यहाँ पे कंडीशन ज़्यादा होती जा रही है, बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मोर्टालिटी रेट भी बढ़ती जा रही है। नॉट अलोन विद दी क्रॉप्स, बट जो एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करेंगे, पशुधन की हम बात करें, तो उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो वॉट दे आर सेइंग कि भाई हमें एक प्लांट सिटीज़ के बारे में बात करने की आवश्यकता है। लाइक प्लांट सिटीज़ एज एन कॉन्सेप्ट ऑफ, जैसे आप बात करेंगे आज की डेट में चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ प्लांट सिटी है। मतलब बहुत सारी जगह पर ये बता दिया गया है कि कहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, आप कंक्रीट का यूज़ कहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है, कहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंडस्केप आपको डेवलप करना है वहाँ पे फॉरेस्ट कवर होना ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो ये बात कर रहे हैं कि जो राइजिंग टेम्परेचर है, इसकी जो वेरिएबिलिटी है, इसको कम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप अर्बन एरियाज़ की अगर बात करें, तो हमें बहुत कम ट्रीज़, बहुत कम एरिया ऐसा देखने मिलता है जहाँ पर आपको फॉरेस्ट या आपको ग्रासलैंड इकोलॉजी देखने के लिए मिलेगी। सो वी हैव टू डेवलप इट टू टैकल विद दिस सिचुएशन। वी नीड टू रिड्यूस द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बाय यूजिंग परमिएबल मटीरियल्स। परमिएबल मटीरियल्स मतलब जहाँ पे जो हीट है वो ट्रैप होने की जगह वो पेनिट्रेट कर सके। रिजल्टेड इन टू वॉट, जब ये हीट पेनिट्रेट कर पाएगी, ग्राउंड कर पाएगी, तो यहाँ पर जो इवेपोरेशन के थ्रू भी ये क्या करेगी, कूलिंग इफेक्ट दे देगी। तो कंस्ट्रक्शन के लिए, मैकेनिज्म के लिए, अर्बन सेटलमेंट्स को डेवलप करने के लिए हमें ऐसे मटेरियल्स की आवश्यकता है जो परमीबल हो, रादर देन गोइंग विद द कॉन्क्रीट। सो अर्बन लेआउट जैसे ब्रिक्स, जालीज, वेंटिलेशन के लिए बनाना ज़रूरी है। आप टेराकोटा टाइल्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, आई एम अगेन टेलिंग यू, दिस इज़ वेरी अमेजिंग आर्टिकल एंड यू शुड बी लाइक, आपको यहाँ से बहुत सारे हीट से बचाने के लिए पॉइंट दिए गए हैं। सो वेंटिलेशन के लिए टेराकोटा टाइल्स का यूज़ किया जा सकता है, ताकि जो हॉट एयर है वो एस्केप कर जाए, ठीक है। एंड जो एंथ्रोपोजेनिक हीट एमिशन है व्हीकल्स के थ्रू, फैक्ट्रीज को थ्रू, उसको भी यहाँ पर कम करने के बारे में बात की जा सकती है। जैसे आप चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, तो एक बहुत अच्छी सिटी निकल कर आ जाती है, क्योंकि इसको प्लान किया गया है, ठीक है। इट वॉज सेट अप बाय द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक बिटवीन टू रिवर बेड्स, while natural green belts were incorporated within the city master's plan, and the large green belt of the mango trees were also planted around the city to help reduce this urban sprawl and to severe as the buffer between the residential city and the industrial shrub. So बहुत सारे measures हैं जिनको यहाँ पर लिया जा सकता है। चलिए, सिंस हमने अर्बन हीट कॉन्सेप्ट समझ लिया है, इसी के साथ आपको एक और पॉइंट समझना होगा, विच इज़ नोन एज दी, लेट मी राइट इट हेयर ओनली, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट बल्ब। वेट बल्ब के कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, तो देखिए समझ लीजिए, एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है इसके लिए। वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर to which air can be cooled by evaporation of water into the air as a constant pressure is known as the wet bulb temperature. तो ये एक लिमिट है जो कंसीडर की जाती है हीट एंड ह्यूमिडिटी बियॉन्ड विच ह्यूमन कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर, है ना। सो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगेन दिस आर्टिकल इज इन द न्यूज़। सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में ये आर्टिकल यहाँ पर है। देखिए हुआ क्या है, अभी रिसेंटली भी हमने सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था, लेकिन आज फाइनली वो दिन होने वाला है जहाँ पर 5 जजेस की एक बेंच बैठेगी सुप्रीम कोर्ट में, और ये सीरीज ऑफ पिटीशन जो यहाँ पर लगाई गई हैं फॉर द परमिशन ऑफ द सेम सेक्स मैरिजेस, उसको यहाँ पर एंटरटेन करने वाली है। सो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, वो यहाँ पर ये जो सीरीज ऑफ पिटीशंस हैं इनको आज यहाँ पर सुनेंगे, और एक बहुत अच्छा कोई डिसीजन हमारे सामने आ सकता है। अब देखिए हुआ क्या है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स आपको बटे हुए दिखाई देंगे।
दो ग्रुप्स कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया भाई गवर्नमेंट का ग्रुप, गवर्नमेंट ने क्लियरली डिनाई कर दिया है कि भाई आप क्या नहीं कर सकते, आप सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ नहीं कर सकते। कारण क्यों? इनका बोलना है कि देखिए सेम सेक्स मैरिजेस जो ये टर्म है, ये अर्बन एलिटिस्ट टर्म है, इसका हमारे देश से मतलब कोई लेना देना नहीं है। सो व्हाट दे आर सेइंग, यहाँ पे जो ग्रुप बटा हुआ है ये दो पार्ट्स में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब एक ग्रुप बोल रहा है कि नहीं, ये अर्बन एलिटिस्ट टर्म है। इंडिया के अगर आप चाहे आप रिलीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, दे आर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग इट। चाहे आप लोगों की बात कर लीजिए, आप सोसाइटी की बात कर लीजिए, सोसाइटी इज़ नॉट येट रेडी। इनफैक्ट जो बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं वो भी इसके फेवर में नहीं आ रही हैं। जैसे जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन हैं वो इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शंस के बारे में क्या बात करें, गवर्नमेंट का आइडिया है कि भाई अर्बन एलाइट व्यू है, और पार्लियामेंट क्लियरली बोल रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई भी निर्णय नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि ये जो केस है, ये जो एक होली यूनियन होती है मैरिज की, वो एक बायोलॉजिकल मैन और विमेन के बीच में होती है, ठीक है, और इसको किसी और तरीके से एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। वहीं आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट भी यहाँ पर उतर कर आ गया है, जिन्होंने बोला है कि सेम सेक्स मैरिजेस की वजह से जो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इसका वायलेशन यहाँ पर करेगा। 2015 का जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है किसी भी सिंगल मैन को या लेट टू मैन फ्रॉम अडॉप्टिंग अ गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पर अगर आप इन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत सारे राइट दे देंगे तो दे कैन ऑल्सो अडॉप्ट अ चाइल्ड। सो दिस कैन ऑल्सो क्रिएट अ क्योस। अब ऑपोजिटली जो यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस बॉडीज़ और एनजीओज़ हैं, अगर आप उनकी बात करेंगे तो ये रिलीजियस बॉडीज़ और एनजीओ, आपको देखिए अलग अलग स्टैंड्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। रिलीजियस बॉडीज़ और एनजीओज़ का क्या बोलना है, जैसे श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, they opened that the concept of same-sex marriage is catastrophic and this would have a pernicious effect on Indian culture and society। वहीं जमायत उलम ए हिंद की बात करें, इन्होंने भी सेम सेक्स मैरिजेस को अपोज किया है यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भाई बेसिक जो फीचर होता है मैरिज का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक मेल और एक फीमेल के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है, रादर देन टॉकिंग अबाउट मेल एंड मेल, फीमेल एंड फीमेल और एनी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। वहीं तेलंगाना का जो मार्कजी शिया उलेमा काउंसिल है, उन्होंने भी क्लेम किया है कि भाई ये जो सेम सेक्स कपल मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस शुड नॉट बी डन, नॉट टू बी एंटरटेन्ड एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर ये तो हो गए विपक्ष की बातें, लेकिन पक्ष में भी बहुत सारी बातें हैं। अब अगर हम पक्ष की बातें करें तो वेरियस जो पिटीशंस यहाँ पर लगाई गई है, इन्होंने क्या बोला कि देखिए 2020 में एक स्टडी की गई थी, ठीक है। ये 2020 की जो स्टडी है बाय द अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू, इसने शो किया है कि जो एकेडमिक रिजल्ट्स हैं उन बच्चों के जिन्हें रेज किया गया है बाय द सेम सेक्स पेरेंट्स फ्रॉम दी बर्थ, उन्होंने आउट परफॉर्म किया है अपनी परफॉर्मेंस में कंपैरेटिव टू दी और दोज चिल्ड्रन जिन्हें हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट्स ने यहाँ पर रेज किया है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग, वन ऑफ द पॉइंट दे आर गिविंग फॉर इट। अब अगर हम पक्ष और विपक्ष की बात करें तो हम पहले भी कई बार में इस बार बात कर चुके हैं, तो सबसे पहले पक्ष की बात कर लेते हैं। तो बात की जाती है जी इक्वालिटी की, बात होती है इक्वल राइट्स की। क्यों इक्वल राइट्स इंपॉर्टेंट है? इन्होंने बोला कि ठीक है आपने हमें डीक्रिमिनलाइज कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द इक्वालिटी, वो हमारे पास नहीं है। चाहे हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, टैक्स की बात कर लें, तलाक की बात कर लें, डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर लें, हमें कहीं पे भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा। दूसरी यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई देखिए अगर आप सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ करेंगे तो जो फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ है वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग, वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, देयर इज़ अ गे मैन, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल कंसिडर दिस, एक गे मैन है और उनका जो इंटरेस्ट है वो एक गे मैन में ही है, ठीक है। अब अगर इस गे मैन की शादी एक नॉर्मल फीमेल से करवा दी जाती, व्हाट विल हैपन, इनकी शादी बहुत जल्दी टूट जाएगी, ये चल ही नहीं पाएगी। तो जो आपका सोसाइटी है, कम्युनिटी है, वहाँ पे एक डिसहार्मनी क्रिएट हो जाएगी। वहीं एक और पॉइंट यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है आज के डेट में देखिए 133 कंट्रीज़, हम कल भी ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, in 133 countries homosexuality discriminalized, but only there are 32 countries
जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज लीगल है, और आप ऐसी कंट्रीज़ को अगर देखेंगे तो वहाँ बच्चों का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आया है। बट लेट्स सी, दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल, लेट्स सी कि जो डिसीजन आने वाला है वो क्या यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और एक नया टर्म जियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने हमारे सामने दे दिया है, विच इज़ दी एंथ्रोपोशियन एपॉक। बस आपको ये शब्द याद रखना है, समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आज की डेट में हम जो भी खा पी रहे हैं, हर जगह आपको क्या देखने मिल रहा है? प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, नो मैटर व्हाट यू आर ईटिंग, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग। तो साइंटिस्ट ने एक नया आइडिया यहाँ पर लेकर आए, इन्होंने एक नया टर्म दे दिया है कि देखिए, हम फाइनली जो प्लास्टिक का ट्रैश है उसको नदियों और अपना जो ओशन है उसमें भरने में कामयाब हो चुके हैं। मतलब हमने अब ओशंस को भी नहीं छोड़ा है। आज की डेट में अगर आप बात करें तो जो डेप्थ होती है ऑफ द एबेसल ट्रेंचेस की, जो स्लोप होते हैं, ऐसी जगहों पर रिसर्चर्स ने, कनाडा, नीदरलैंड, यूएस ने अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इन्होंने पाया है कि जो प्लास्टिक है वो आज की डेट में पार्ट बन गया है किसका? ओशन का भी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आर्टिकल में क्या बात की जा रही है कि कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर प्रपोज किया है, ये जो नया नाम है ना, जो मैंने आपको बताया, एंथ्रोपोशियन एपॉक, एक नया पीरियड बोल रहे हैं हिस्ट्री में कि हमें इसे मार्क कर लेना चाहिए, ऑफ द अर्थ कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ वन स्पीशीज ऑफ द प्लैनेट जियोलॉजी, इकोसिस्टम, इवन इट्स फेट, जो कि होमोसेपियंस है। दे आर स्टिल फिगरिंग आउट व्हेन दिस एपॉक रियली बिगेन। हमें पता ही नहीं है। सम कैंडिडेट इंक्लूडेड द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। येट अनदर कंटेंडर इज क्रिएशन ऑफ द प्लास्टिक ट्रैश abandoned in our urban refuse, rivers and forests from the slope of the highest peak to the डेप्थ ऑफ द एबिसल ट्रेंचेस। सो दिस इज समथिंग कि आज की डेट जो है वो हमें मार्क आउट कर लेनी चाहिए। अब अगर हम बात करें तो ये जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, जो टर्म यहाँ पर एक निकल कर आया है, वो आखिर है क्या? देखिए, जब हम ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की बात करते हैं तो यहाँ पर देयर आर सो मैनी वाटर करंट्स, या आपको जायरे की कंडीशन भी पता है, व्हाट आर द जायरेस, जब एक सर्कुलेशन यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल एरिया में होने लगता है, दैट वाटर करंट इन द ओशन दैट ड्राइव्स द विंड एंड द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स आपको पता ही है, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट साइड विंड्स को यहाँ पर या किसी भी चीज़ को यहाँ पर ये क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं। सो दीज आर कॉल्ड जायरे। और इसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास यहाँ पर एक सर्कुलेशन होने लगता है कोल्ड और वार्म करंट का, जिसे हम जायरे की कंडीशन बोलते हैं। इनसाइड दिस जायरे जस्ट नॉर्थ और हवाई लाइज अ लॉन्ग ईस्ट वेस्ट स्ट्रिप where some of the debris in these current has collected over the years। और आप देखेंगे ये जो एस्टिमेशन है प्लास्टिक का, you will be shocked to know कि ये जो यहाँ से जो कचरा ये प्लास्टिक निकाला गया है, it was 45,000 to 1,29,000 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक। और इसमें भी जो सबसे बड़ी चीज़ मिली है वो मिली है माइक्रो प्लास्टिक की। सो नाउ यू गॉट इट वाई दिस इज़ वेरी मच हार्मफुल। अब ये जो नई स्टडी हुई है इससे पता क्या चला है? देखिए, ये जो नई स्टडी यहाँ पर की गई है, इन्होंने बताया कि जो जापान की सुनामी थी, ठीक है, 2012 की, उसकी वजह से आप देखेंगे ये जो बहुत सारा जो कचरा था, गार्बेज था, वो इसके साथ कहाँ चला गया था? ओशन के साइड। ठीक है, अब ये जो वॉश है, जितना भी पूरा यहाँ पे ये जो था, ये पूरा का पूरा कहाँ पहुँच गया? सीज में। सो ये पूरी कंडीशन क्या कर रही है? हमारे लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर रही है जहाँ पर आप देखेंगे तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक हमें पूरी जगह पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आखिर ये माइक्रो प्लास्टिक होते क्या हैं। तो हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं, प्लास्टिक लेस देन 5 mm। याद रखिएगा, 5 mm से कम का जो प्लास्टिक होता है उसको ही हम क्या बोल देते हैं? माइक्रो प्लास्टिक की यहाँ पर संज्ञा दे दी जाती है। दे आर स्मॉलर इन डायमीटर देन द स्टैंडर्ड पर्ल यूज्ड इन द ज्वेलरी इटसेल्फ। तो दे आर दी वेरी मच हार्मफुल फॉर आवर ओशन ऑन द एक्वेटिक लाइफ। बिकॉज होता क्या है, ये माइक्रो प्लास्टिक की अगर आप बात करें तो इन्हें भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी।
प्राइमरी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो ये वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं और जो यूज़ किए जाते हैं बाय दी कमर्शियल थिंग्स, जैसे माइक्रोबीट्स, है ना, जो कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का पार्ट हो जाती, प्लास्टिक पैलेट्स, प्लास्टिक फाइबर्स। वहीं सेकेंडरी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में आ जाते हैं जो कि ब्रेक डाउन, जो बड़े बड़े जो प्लास्टिक होते हैं उनके टूटने की वजह से जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, जैसे वाटर बॉटल्स की आप बात कर लेंगे, तो ये बहुत आसानी से कहाँ पे पहुँच जाते हैं, पानी में पहुँच जाते हैं। सन के रेडिएशन की वजह से ओशन वाटर को भी ख़राब करते हैं, वेव्स को भी इम्पैक्ट पहुँचाते हैं। तो दीज आर द टू काइंड ऑफ माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, अब क्या ओशन को बचाने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं प्लास्टिक यूज़ को बैन करने के लिए? जी हाँ, आपको याद होगा G7 का समिट, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। 2015 में जो G7 का समिट हुआ था बावदिया, जर्मनी में, यहाँ पर बात की गई थी कि माइक्रो प्लास्टिक को हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि दिस इज़ द रिस्कीएस्ट थिंग एंड वी शुड स्टॉप यूजिंग इट। वहीं अगर हम बात करें तो लंदन कन्वेंशन ऑफ 1972 अलॉन्ग विद दैट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ मैरीन लिटर के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। इंडिया भी देखिए आप, इंडिया ने क्या करा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यहाँ पर पूरी तरीके से बैन कर दिया है 2019 में। ठीक है, बोला था कि 2022 तक हम पूरे क्षेत्रों में से बंद कर देंगे। वहीं पर हम प्लास्टिक कलेक्शन के लिए UNEP इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है जहाँ पे घर घर जाके प्लास्टिक को लिया जाता है। सो दिस इज़ समथिंग व्हाट इंडिया इज़ डूइंग टू कंट्रोल दिस इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। काफ़ी छोटा सा आर्टिकल है और इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बात की जा रही है पित्ता फाइन की। अपने आप में पहला ऐसा सेंसस है जो मैनग्रोव्स की पित्ता बर्ड्स के लिए किया गया है इन द 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। हुआ क्या है, यहाँ पर 179 ऐसी बर्ड्स को यहाँ पर देखा गया है जिन्हें आप मैनग्रोव पित्ता बर्ड्स बोल रहे हैं। दे आर नियरली थ्रेटेंड स्पीशी, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने मिल जाएंगी कहाँ कहाँ पर, भृतकर्णिका, उड़ीसा और सुंदरबन के एरियाज़ में हमें ये देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरीके का जो पहला सेंसस है फॉर द मैनग्रोव पित्ता, ठीक है, ये पित्ता बर्ड वॉज मेनली फोकस्ड ऑन दीज एरियाज जो मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन कांद्रपारा और जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास देखने के लिए मिली हैं। बहुत ही छोटी छोटी सी बर्ड होती हैं। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात कर लें तो नियरली थ्रेटेंड की कैटेगरी में है। और यहाँ पर ये पूरा जो कंडीशन की गई है इनको आइडेंटिफाई करने की, इससे एक चीज़ पता चली है कि राइट नाउ व्हाट इंडिया नीड्स टू डू, कि इस पूरे क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने की हमें आवश्यकता है। चलिए, तो ये थी आज की सारी न्यूज़ेस, बहुत डीपली हमने इनको डिस्कस किया है। आई होप आपको सारे आर्टिकल्स क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.